अभी ईरान से युद्ध खत्म भी नहीं हुआ है और गाजा में बड़ी घटना हो गई है। हमास ने कई इजरायली सोल्जर्स मार गिराए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हमास ने कई इजरायली सोल्जर्स मार गिराए हैं अल अमल खान यूनिस में। और खान यूनिस जो साउथ गाजा में, वहां से लेके अल अमल से लेके सेंट्रल गाजा में एक और जगह है, वहां तक एक बड़े क्षेत्रफल में एक लड़ाई चल रही है इस समय। ज्यादातर जो गाजा में इंसिडेंट्स होते हैं वो एम्बुशेस के होते हैं, छोटे एरिया में, जैसे जबलिया में हुआ नॉर्थ गाजा में, शुजैया में हुआ ईस्ट सेंट्रल ईस्ट गाजा में, खान यूनिस में हुआ, राफा में हुआ, इस तरह से। क्योंकि हमास जो है वो घात लगा के मारता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो ईरान से 12 दिन का युद्ध चल रहा है, इस दौरान हमास रिकूप कर रहा है। इस दौरान हमास की खबरें हम लोग बहुत कम आपके बीच ले उस तरह से ला नहीं पाए जो खबरें आ रही थी। लेकिन वो जो खबरें थी वो भी कम थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमास की जो टैक्टिक्स थी वो ये थी, अपनी फोर्सेस को कैसे हम और उसका इजाफा करें, कैसे हम उनको और बढ़ाएं, और नई टैक्टिक्स की प्रैक्टिस चल रही थी, जो आज देखने को मिला है। अभी ये इंसिडेंट चल रहा है। मैं सीधे आपको, इस समय 10 बज रहा है, 11:15 11:30 तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसमें हम आपको जो बताने जा रहे हैं किस तरीके से पूरा गेम चेंज हो गया है गाजा में। जो गाजा, अब सोचिए आप, ईरान की जो 12 दिन की लड़ाई है, जो कुछ इस तरह के लोग शिया सुन्नी करने लगे हैं कि देखो कतार में अमेरिकन बेस पे, अरे वो कतार में अमेरिकन बेस पे मारा है, कतार की सहमति से। वो जो बयान कतार को देना था वो तो देना ही पड़ा था, लेकिन सऊदी अरेबिया की भी सहमति थी। शिया सुन्नी एकता है पूरी, और वो आपको मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमास ने जो किया है, जो जबरदस्त बहादुराना काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने अल अमल एक नेबरहुड है खान यूनिस में। और जब आप अल अमल के बारे में, आज की जो स्थिति है, वहां पर कम से कम 10 से 11 मौतें ऐसी हुई हैं जो कि सस्पिशन है, संभावित है कि वो भूख से हुई है। वो एक जगह थी अल अमल जहां पर कैफेज हुआ करते थे, जहां पर संतरे बिका करते थे, जहां पर डेट्स बिका करते थे, जहां पर ऑलिव्स बिका करते थे। वो ऐसी जगह थी, खूबसूरत जगह थी, जहां पर लोग घूमने जाया करते थे। लेकिन इस समय बिल्कुल मलबे का ढेर वो बन गया है। लेकिन उसी मलबे के ढेर को चीरते हुए जब हमास फाइटर्स निकले, और उस समय इजराइल की एक मिलिट्री व्हीकल जा रही थी, और उस इजराइल की मिलिट्री व्हीकल पे सीधे एंटी टैंक जो लॉन्चर है, आरपीजी लॉन्चर से सीधे एंटी टैंक मिसाइल छोड़ी, एंटी टैंक रॉकेट मिसाइल। वो इजराइल के उसमें, ये इजराइल ईरान के युद्ध में मिसाइल बार बार रॉकेट छोड़ा, और इस रॉकेट की मार से एक मिलिट्री व्हीकल जो आईडीएफ की थी वो बिल्कुल ऐसे उसने पलटा खाया। जैसे ही उसने पलटा खाया तो कम से कम 2 और व्हीकल्स आ रही थी, वो रुकी। उन दोनों व्हीकल से हमास के फाइटर्स ने गोली चलानी शुरू की। अच्छा, गोली भी कैसे चल रही है? वो उस तरह से नहीं कि आमने सामने की, इसकी मलबा जो था, मलबा कम से कम 3 ऐसे। अब देखिए, ये भी कुदरत का कमाल, कैसे मलबा जो है ऊपर, फिर एक उसका मिडिल टियर और एक लोअर टियर, 3 ऐसे स्टेप्स मलबे में बने हुए थे, अपने आप बने हुए थे, नेचुरल। या हो सकता है कि हमास ने उसको बनाया हो। भाई, जो वहां की जो सिचुएशन आल अमल की है, उसमें वो नेचुरल मलबा ऐसे जैसे 3 स्टेप्स होते हैं बड़े बड़े, उस तरह के बने हुए थे। और जब ये हमास फाइटर्स मलबे के एक हिस्से से निकले, वो जो ये 3 स्टेप्स का मलबा था, उसके बगल वाला हिस्सा था लेकिन वहां से निकल के पहली व्हीकल को एंटी टैंक गन से मार के, फिर बाकी व्हीकल्स को जब एंगेज करना था, तो हमास के फाइटर्स ने वो जो एक अजीब सी सीढ़ी बनी हुई थी, मलबों की सीढ़ी, उसके पीछे उन लोगों ने कवर लिया, और वहां से वो गोली चलाने लगे। जब इजरायली सोल्जर्स की जो 2 और व्हीकल्स आई, उसमें से सोल्जर्स निकले 12 से 15 की संख्या में। जैसे ही वो निकले, उनको जो गोली के बौछार का सामना करना पड़ा, उनको तसव्वुर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एरिया पूरा अल अमल का वो क्लियर कर चुके थे। उनके हिसाब से ये साफ एरिया था, यहां पर कोई हमास का फाइटर नहीं था, कोई टनल नहीं थी, कोई जगह नहीं थी जिसमें एक्सप्लोजिव डिवाइस हो जो नीचे से फट रही है। मैंने आपको बताया कि हमास ने इधर जो ईरान इजराइल युद्ध के दौरान कई जगह ऐसी डिवाइसेस और बिछाई, उसकी भी घटनाएं आज हुई। आज 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो स्नाइपिंग की घटना बड़ी जबरदस्त हुई है, उसके बाद एक जो हाथ से एक एक्सप्लोजिव रखना इजरायली टैंक के नीचे, वो भी हुई है।
इसलिए देखिए, ईरान, शिया ईरान की पूरी एक जद्दोजहद से कैसे जो सुन्नी हमास है उसने कैसे नए नए अपनी तैयारियां की, एक टाइम जो मिल गया हमास को, और फिर उसने जो मार किया। आप सोचिए, जो इजरायली हिब्रू प्लेटफॉर्म्स हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना है कि ये बिल्कुल जैसे कोई रेगुलर युद्ध की घटना है। अभी तक इजराइल ने घोषित किया है कि 3 उसके सोल्जर्स मारे गए हैं और 7 से ऊपर घायल हैं, और ये संख्या लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पिछले 2 घंटे से इजरायली जो सोल्जर्स हैं वो वहां स्मोक बॉम्ब छोड़ रहे हैं, धुएं के बम। क्यों? क्योंकि धुएं के बम के आड़ में वो अपने घायलों को निकाल सके, इसलिए धुएं के बम छोड़े जाते हैं। 2 घंटे से धुएं के बम छोड़े जा रहे हैं, उससे भी बात नहीं बन रही है। तो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, ऊपर से मशीन गन, हेलीकॉप्टर में फायरिंग, यानी हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला है, फिल्मों में देखा होगा आपने, दरवाजे पे इजरायली मशीन गन लिए बैठा और नीचे तर 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 चला रहा है, और हमास के फाइटर उसको मार रहे हैं। 2 लोग हेलीकॉप्टर से, जो हमास इतना नीचे हेलीकॉप्टर आ गया था, हमास के फाइटर्स ने फायर किया, 2 लोग वहां टप टप दो लोग गिरे, और वो मरे हैं कि जिए हैं इसका तो टाइम ही नहीं समझने का। क्योंकि भाई ये जो खबरें आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ हिब्रू प्लेटफॉर्म्स में आई हैं, कुछ ये हमास के प्लेटफॉर्म से आई, और कुछ ऐसे न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स हैं। गाजा में बहुत सारे ऐसे जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम और जो वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसकी बात करते हैं, वो हमास के बहुत ज्यादा प्रो भी नहीं है वो, लेकिन वो उनको ये बताना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। इससे पूरा गाजा हिल गया, और आज गाजा में एक बहुत बड़ा एक और मैसेकर इजराइल और अमेरिकन फोर्सेस ने किया एड के नाम पे। ये एड के नाम पे जो मैसेकर्स हो रहे हैं, सहायता के नाम से जो ये मैसेकर हो रहे हैं, ये पूरा आज भी एक शसूका नाम की जगह है, वहां पर गाजा में जो लोग एड लेने आ रहे हैं रोज मर रहे हैं, रोज उनको शहीद किया जा रहा है। दसियों की संख्या में आज कम से कम, अभी तक पूरी फिगर नहीं आई है, लेकिन कम से कम 52 लोग शहीद हुए हैं गाजा के। बताइए, ये पूरा और पिछले 12 दिनों में इसमें थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन अभी फिर से आज इजराइल ने ये सोचा कि हम फिर से आज दोबारा हम ये जो भूखे लोग हैं इनको हम मारना शुरू करेंगे। बिल्कुल हिंदी फिल्मों जैसे मिस्टर नटवरलाल में अमजद खान था, या कोई भी आप 80s की फिल्म उठा लीजिए जिसमें जो विलेन होता था वो ऐसे ही भूखे गरीबों को मारता था, उस तरह का सिनारियो गाजा में इस समय है। और उसका लेकिन आप रिएक्शन देखिए, हमास ने जो तैयारी की, और हमास ने आज जो लगातार नॉर्थ गाजा में, सेंट्रल गाजा में और अब साउथ गाजा में, और जो स्नाइपिंग फायर, जो पहला इंसिडेंट हुआ स्नाइपिंग फायर का, वो एक इजरायली उन्होंने एक गुफा जैसी बनाई हुई है नॉर्थ गाजा में, वो गुफा से अब गुफा उन्होंने बनाई, एक मिट्टी की गुफा बनाई है। ये सारी चीजें नई चीजें हुई हैं, और हम धीरे धीरे देखिए जो पिछले 12 दिनों में हुआ गाजा में, जिसके बारे में रिपोर्टिंग थोड़ी कम हो रही थी, वो हम सारी चीजें आपको बताएंगे, एक एक करके डिटेल में बताएंगे। आज नहीं, आज तो हम क्योंकि वीडियो आप तक पहुंचना जरूरी है, आज मतलब 12 बजे के पहले 11 सवा 11 तक, और आज हम आपको इस घटना के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, इंफॉर्मेशन हमारे पास, अच्छा इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा इंफॉर्मेशन का फ्लो भी रुक गया था, अब वो आ रहा है, तो मैंने वो उसको प्रॉपर्ली कलेक्ट किया हुआ है, और वो मैं उसके लिए उस पर कल मैं जो गाजा पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको लाऊंगा। लेकिन अभी जो पूरी खबर आ रही है, और इसमें मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स में इधर आया, इस वजह से लोगों ने टारगेट किया हमारे चैनल को कि जो हमारा अपना चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स, इसकी व्यूअरशिप कम हो जाए। व्यूअरशिप कम हुई, शायद उसकी ये भी वजह हो सकती है, मैं लाइव प्रोग्राम्स में आ रहा था दूसरे चैनल्स में, लोग सोचते थे कि अरे ईरान और उसके बारे में तो हम यहाँ सुन लेते हैं, अमरीश मिश्रा को यहाँ आना की क्या जरूरत, हो सकता है ऐसी बात हो। लेकिन आज जो मैं आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूं, आज जब सब लोग अभी भी ईरान इजराइल में लगे हैं, हम आपको गाजा की हकीकत बता रहे हैं। ईरान इजराइल की भी हम बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन जो जमीन पे हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, और अभी देखिए जो ताजा खबर आई है कि एक हदोशत बेजमन ये एक हिब्रू साइट है, इस हिब्रू साइट ने लिखा है, A mass disaster has befallen Israeli soldiers in the Gaza Strip. मास डिसास्टर, यानी बहुत बड़े लेवल का
एक व्यापक डिजास्टर को क्या कहेंगे, एक कभी कभी एकदम से वो हिंदी का ट्रांसलेशन दिमाग में आता नहीं, एक व्यापक हादसा हुआ, एक व्यापक, और इतना बड़ा हादसा है कि इसमें हो सकता है कि 3 से ज्यादा, कम से कम 8 से 9 इजरायली सोल्जर्स मेरा अनुमान है कि मारे गए। नहीं तो इतना हाई तौबा नहीं मचती, और हिब्रू प्लेटफॉर्म इतनी हाई तौबा नहीं मचाते, क्योंकि अभी भी वो इजराइल और ईरान और उस सब में उलझे हुए हैं कि कॉम्पनसेशन कितनी सिविलियन डेथ्स हुई, उसके बारे में बात करेंगे कि जो पूरा एक कॉम्पनसेशन को लेके इजराइल के अंदर नया झगड़ा शुरू हो गया है, और जो ईरान के युद्ध की वजह से, और पूरी स्थिति मिडल ईस्ट की क्या है। फिर मैं आपको कहूँगा कतार, सऊदी अरेबिया सब ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। आज उनके बयान भी आ गए कि वो पूरी तरह से, उन्होंने पूरा इजराइल पर निशाना साधा है, कहा है कि सारी समस्याओं की जड़, और इजराइल ने ईरान पे पहले हमला किया और ईरान ने अपने को डिफेंड किया, लेकिन सारी समस्या की जड़ तो गाजा है। और गाजा का सवाल अगर कोई हल नहीं करेगा, ट्रंप को भी इन्होंने हमला किया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेस है अमेरिकन, लेकिन ट्रंप जो है वो डिसऑनेस्ट आदमी है, वो सही आदमी नहीं है। उसने जो है जिस तरीके से उसको जब वो शूट करता है तो पीस करा देता है, जब शूट करता है तो वॉर करा देता है। आज उसने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उसने कहा कि ईरान के पास बहुत सारा तेल है और अब हम उससे व्यापार करेंगे। अब बताइए, अभी कह रहा था खामनेई को हम मार देंगे, अब कह रहा है व्यापार करेंगे। और ईरान ने उसका माकूल जवाब दिया है, कहा कि जो लोग मारने की बात करते हैं वो अगर व्यापार की बात करें तो फिर समझ लो व्यापार करने के बहाने उनको मार देंगे हम। इस तरह की भाषा पहली बार ईरान ने यूज की। ये अमरीश मिश्रा स्पीक से मैं अलग बातें बताता हूं, जो मैं अपने लाइव टेलीकास्ट दूसरे हैं उसमें नहीं बताता हूं। ये एक्सक्लूसिव चीजें आपको मैं बता रहा हूं। अब देखिए, अब ये जो हदाशोद बेजमन ये कह रहा है कि एक मास डिजास्टर हो गया है जो गाजा में जो सोल्जर्स हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट एम्बुश हुआ है जिसमें एंटी टैंक शेल्स हमास ने, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इस्तेमाल किए हैं, उसके साथ मशीन गन फायर भी इस्तेमाल किया है, और ये मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट है, यानी कई कैजुअलिटीज एक साथ। और मल्टीपल कैजुअलिटी में ये भी मतलब नहीं है सिर्फ कि 4-5 लोग मारे गए हैं, नहीं, मल्टीपल मतलब कि कई घटनाएं एक दूसरे के साथ हुई। तो एक तो मैंने घटना आपको अल-अमल की बताई कि जिसमें एक इजरायली व्हीकल आई, उसमें मलबों से हमास सोल्जर्स निकले, उन्होंने मारा, फिर वो व्हीकल पलटी, उसके बाद उसके पीछे 2 और व्हीकल आ रही थी, उनसे जो एक सीढ़ी नुमा मलबा बना था दूसरा, वहां से हमास ने उनको एंगेज किया, और वो उसमें भी पूरे करीब आधे 1 घंटे गोली चली। अभी स्थिति है कि उसमें इजरायली सोल्जर्स गिरते जा रहे हैं और इजरायली सोल्जर्स आते चले जा रहे हैं। उधर हमास के फाइटर्स अगर पहले 12 हैं तो 12 अगर 1-1.5 घंटा लड़े, उसके बाद वो हट रहे हैं, फिर दूसरे 12 आ रहे हैं, दूसरे 10 आ रहे हैं, इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। उधर इजरायली फोर्सेस भी एक्सचेंज कर रही हैं। ऐसा कभी सुना है आपने? ये बिल्कुल लाइव, मैं आपको लाइव बता रहा हूं, जो इससे ज्यादा लाइव हो नहीं सकता है। जिस तरीके से खबरें मेरे पास क्योंकि आ रही हैं लाइव, जैसे जैसे घटना हो रही है वैसे वैसे ये आ रही हैं। और अभी देखिए, अभी एक और बड़ी घटना हुई है कि जो चौथा इजराइल का दस्ता है वो वहां पहुंच चुका है अल-अमल में, और सामने हमास के फाइटर्स हैं, और हमास के फाइटर्स अभी तक पता नहीं कितने इजरायली सोल्जर्स को गिरा चुके हैं, कोई आइडिया नहीं है। ये देखिए, ये इंसिडेंट जो है ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अल-अमल को चारों तरफ से इजरायली फोर्सेस ने घेर लिया है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमास फाइटर्स गायब कहां हो जा रहे हैं और दूसरा दस्ता कहां से आ रहा है। वहां टनल्स हैं, मूर्खों, तुम्हें यह भी नहीं पता? अभी इतने दिन से लड़ रहे हो, वहां टनल्स हैं। असल में क्या है कि आईडीएफ के कमांडर्स बहुत मारे गए। जो पहले आईडीएफ के कमांडर्स आके जिन्होंने उस एरिया को देखा हुआ, वो मर चुके हैं, मार दिया उनको हमास ने, कुत्तों की मौत। और अब जो इजरायली सोल्जर्स आ रहे हैं, उनके जो कमांडर्स, उनको आइडिया ही नहीं है। ये पूरा एक तरह से, अच्छा, अब ये उनका दुर्भाग्य कि वो इजरायली होकर पैदा हुए, उनको मरना ही है। ईरान ने कसम खा ली है इजराइल का वजूद खत्म करेंगे। इधर हमास गाजा में इजरायली सोल्जर्स को नीचे गाड़ रहा, इजराइल का वजूद नहीं रहने वाला। लेकिन सवाल यह है कि जो अभी बैटल टैक्टिक्स हम केंद्रित कर रहे हैं, बैटल टैक्टिक्स, और बैटल टैक्टिक्स में हमको दिखाई पड़ रहा है कि हमास किस तरीके से इजरायली सोल्जर्स को एंगेज कर रहा है। एक के बाद एक इजरायली सोल्जर्स आ रहे हैं, मोर्चेबंदी हो रही है, मोर्चेबंदी के साथ ऊपर से मशीन गन चल रही है, स्मोक बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं। उसी कंफ्यूजन में इजरायली सोल्जर्स अपने वुंडेड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिन वुंडेड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी हमास मार रहा है। हमास के पास ऐसी कौन सी फायर पावर है? ठीक है, एंटी टैंक गन्स उसने लॉन्चर, आरपीजी लॉन्चर से उसने एंटी टैंक रॉकेट्स मार दिए,
ये बात समझ में आ गई। उसके बाद लेकिन जो मशीन गन फायर है, जो एम्यूनेशन है, आप 3 से 4 घंटा मुठभेड़ चल रही है और अभी भी चल रही है, कितने एम्यूनेशन की जरूरत है, कितने गोले बारूद की जरूरत है, इसका आप अंदाजा लगाइए। लगातार हमास को वो सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है हमास ने एक नई चेन बनाई है या कोई नई टनल बनाई है जिसके बारे में इजराइल को आइडिया नहीं, क्योंकि अगर इजरायली फोर्सेस तो राफा में भी है, लेकिन राफा में जो इजरायली फोर्सेस हैं वो क्यों नहीं आ पा रही हैं खान यूनिस की फोर्सेस की मदद करने, उधर से काट दे हमास को, क्योंकि वहां हमास के दूसरे फाइटर्स ने वहां एंगेज कर रखा है। और ये जो स्नाइपिंग की घटना घटी है जो मैंने बताया नॉर्थ गाजा में, उसके बाद जो अपने हाथ से हमास के फाइटर ने सेंट्रल गाजा में जो एक टैंक उड़ा दिया अपने हाथ से डिवाइस रख के, ये सारी खबरें राफा के सोल्जर्स तक, इजरायली सोल्जर्स तक पहुंच चुकी है। इसलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने की। और ये जो पूरी जो एक पहली बार ऐसा हो रहा, आप सोचिए ये अभी जो ये एक खबर आई है कि मलबों की सीढ़ी है, तो जो हेलीकॉप्टर आईडीएफ का आया और उसने और पास आके गोली चलाने की कोशिश की हमास सोल्जर्स ने, तो हमास के 2 फाइटर्स मलबे के सबसे ऊपर, मतलब वो पूरा जो अब से मलबे की सीढ़ियां, मतलब सबसे ऊपर जो उसका पायदान है वो गिर भी सकता है, ढह भी सकता है पूरा मलबा, वहां चढ़ गए और वहां चढ़ के उन्होंने मारा। और हेलीकॉप्टर एक आया गया, दूसरा आया गया, और एक से पहले वाले से तो 2 सोल्जर्स टप टप गिरे भी। ये पूरी एक सिचुएशन जिस तरह की बन गई है, उसमें एक असंभव सी लड़ाई इजराइल के सामने है। इजराइल इस लड़ाई को जीत ही नहीं सकता, आप देख सकते हैं इस बात को। और इधर जो पूरा ये लड़ाई चल रही है जिसका वृत्तांत, जैसे आंखों देखा वृत्तांत मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मैं उसको विजुलाइज कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि कैसे लड़ाई हो रही है। एक एक सीन में मेरे दिमाग के आगे, मेरे आंखों के आगे नाच रहा है। आज वो स्पिरिट मेरे अंदर आ गई है रेजिस्टेंस की। तो ये जो देखिए बात है, ये जो पूरी परिस्थिति है, ये इससे आपको अवगत कराना है। और आपको बता दें 12 तारीख के बाद से भी कई हमले हमास ने किए हैं, जिनके बारे में एक एक डिटेल, उसके वीडियोस भी आ रहे हैं, उनके वीडियोस भी हम कल से उनकी झड़ी लगाने वाले हैं। उन वीडियोस की बिल्कुल एकदम टॉप क्लास के जो वीडियोस हैं उनकी झड़ी लगाने वाले हैं। एक एक करके वो हमारे एक्स अकाउंट पे, टेलीग्राम अकाउंट पे वो दिखाई पड़ेंगे। कल के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ एडिटेड पोर्शन अगर हम डाल सकते हैं तो हम वो भी डालने की पूरी एक वो करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, अब हम दूसरे इश्यूज पे आते हैं, जो दूसरे मिडिल ईस्ट के इश्यूज हैं, वेस्ट एशिया के इश्यूज हैं। ईरान इजराइल को लेकर देखिए, आज युद्ध विराम की बातें हुई, ट्रंप ने ट्वीट किया, फिर इजराइल ने एक और हमले की कोशिश की, और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो जो प्लेन्स हैं वहां जाके वो फ्रेंडली वेव करेंगे, दोस्ताना एक सलामी देंगे ईरान को। इजराइल के प्लेन दोस्ताना सलामी देंगे ईरान को, ये ट्रंप का ट्वीट था। और उसके बाद दोस्ताना सलामी वो देते हुए वापस इजराइल लौट आएंगे। जबकि सच्चाई ये है कि कम से कम ईरान में 3 जगह आज एयर स्ट्राइक हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक इजराइल ने अपनी एक बदमाशी दिखा दी। और मैंने भी आज कई जगह, और मैं आपको बता रहा हूं, नेतन्याहू मानने वाला नहीं है। यह सीज फायर ईरान और इजराइल का बहुत दिन नहीं टिक पाएगा, असंभव है, क्योंकि नेतन्याहू हर दम कोशिश कर रहा है कि जो खामनेई है उनकी सत्ता को पलटाना। मैं बार बार कह रहा हूं। और आज आप देख लीजिए, इंडिया में जो मोसाद एजेंट्स हैं, जो आज तक को इंटरव्यू देते हैं और इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं, उनके चेहरे देख सकते हैं, उनके नाम आप पढ़ सकते हैं। वो लोग जो बोल रहे हैं कि अभी भी देखिए ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है, ये हो सकता है, बड़े सब मोसाद एजेंट जितने फड़फड़ा रहे हैं, कोई सिन्हा है, कोई वोरा है, फड़फड़ा रहे हैं ऐसे करके। और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ईरान की जीत हुई है और जिसकी वजह से अब हमास और ज़्यादा बढ़ गया है और जो शिया सुन्नी एकता हो गई है पूरी अरब दुनिया में, इसका क्या होगा। ये तो पूरा इजराइल को खात्मे की तरफ ले जा रहा है। और सच्चाई है खात्मे की तरफ ले जा रहा है, क्यों नहीं ले जाए? यही मैंडेट है जनता का, यही मैंडेट है भगवान का, यही मैंडेट है। दिस इज अ मैंडेट फ्रॉम हेवन विच पीपल ऑफ मिडिल ईस्ट हैव गॉट, दे हैव एक्वायर्ड, दे हैव अर्न। बाकायदा उन्होंने अपने मेहनत से ये चीज उन्होंने अर्जित की है कि उनको इजराइल के खात्मे का उनको एजेंट बनाया जाए। इजराइल जैसे एक डेविल के, एक मतलब बिल्कुल शैतान की जो एक सरकार है, जो शैतान नुमा राष्ट्र है, जिसको रहने का अधिकार नहीं, राष्ट्र क्या, वो कुराष्ट्र है, उसको रहने का अधिकार नहीं, वो इलीगल है। तो ये जो देखिए पूरी एक बात है, ये कैसे रियलिटी में ट्रांसलेट हो रही है।
अब जो इजराइल के हवाई जहाज ईरान को बम्बार्डमेंट करने गए थे वो वापस लौट आए। ट्रंप ने उसके बाद फिर ट्वीट किया, कहा कि मैं ईरान की समृद्धि चाहता हूं और मैं डील मेकर हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। और फिर उसने कहा ईरान के पास बहुत सारा तेल है। आज कई ट्वीट्स ट्रंप ने इस तरह के किए कि ईरान से कोई वो डील करना चाहता। अब डील कुछ नहीं करना चाहता है ट्रंप। लोग कह रहे हैं ट्रंप बिजनेसमैन है, वो उसके साथ डील करना आसान है, लेकिन ट्रंप बहुत बड़ा बदमाश है, वो उसका क्रिमिनल साइड भी है। ट्रंप ये सब लुभाने के लिए कर रहा है, लेकिन वो एक बात नहीं जानता, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये नहीं जानता कि जो इजराइल ने हमले में अपने 12-13 जून को जो हमला किया था, उसमें जो ईरान की एक लीडरशिप के बड़े हिस्से को साफ कर दिया, वो हिस्सा थोड़ा उदारवादी था, जो बातचीत अमेरिका से कर रहा था, उसी को मार दिया। और ट्रंप ने कहा था उस समय कि जिनसे हम बात कर रहे थे अब वो जिंदा नहीं है और अब हम खैमनेई को भी मार देंगे, ये ट्रंप ने कहा था। लेकिन ट्रंप को इसका कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक जो नई लीडरशिप ईरान में आ जाएगी वो पहली लीडरशिप से ज़्यादा रैडिकल होगी, ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होगी, ज़्यादा क्रांतिकारी होगी, और जो हमास को और ज़बरदस्त तरीके से मदद कर रही है। आपको बताएं, जो इजराइल ने जिन लोगों को मारा है उसमें एक बड़ा अफसर ईरान का वो भी है जो हमास के साथ कोऑर्डिनेशन करता था, जो यहया सिनवार से लेकर मोहम्मद सिनवार तक उनके साथ पूरा पत्राचार उसका है, जो इजराइल ने खान यूनिस में एक जगह से पकड़ा और फिर उसको उन्होंने 15 या 16 जून को उसका असैसिनेशन किया। ईजाद उसका नाम है, नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली मैं, उसको देखिए करके उसको स्पेशल एक होमेज पे करनी है उस ईरान के ऑफिसर को जो हमास के साथ सीधे टच में था। और इजराइल ने डॉक्यूमेंटेशन दिखा दिया है कि किस तरीके से ईरान ने कितना पैसा हमास को पहुंचाया। आप बताइए, ये पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो पूरा देखिए एक नई एकता बन रही है, और ईरान में जो नया नेतृत्व आ गया है ये ज़्यादा रेडिकल है, ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। इजराइल का खात्मा ये चाहता है। और बाकी जो अरब मुल्क हैं, अब अरब मुल्कों की देखिए स्थिति क्या है कि वो जो ईरान की थोड़ी उन्होंने आलोचना की, केवल दो ने, कतार और सऊदी अरेबिया ने। ओमान जो है वो भी सुन्नी मुल्क है, वो पूरी तरह से ईरान के साथ, उसने कहा कि ये जो भी ईरान कर रहा है अपने राष्ट्रीय संप्रभुता को बचाने के लिए कर रहा है। और आपको एक बार और बता दें, ईरान ने अमेरिकन बेसिस कतार में उसको स्ट्राइक करने के पहले कतार के अमीर से बाकायदा बात की और उनको पूरा बताया। और इसी वही बात है जो ट्रंप चल के कह रहा है कि ईरान ने मुझको बताया। ईरान ने उसको नहीं बताया, ईरान ने कतार के अमीर को बताया। कतार के अमीर ने एक तरह से उसमें हामी भरी और उसके बाद ये घटना हुई। इसीलिए कतार ने तुरंत एक बस बयान खाना पूर्ति के लिए दिया, सऊदी अरेबिया ने भी, और उसके बाद तुरंत स्थितियां फिर से नॉर्मल हो गई ईरान, सऊदी अरेबिया, कतार और पूरे मिडिल ईस्ट में। और उसके बाद आप ये सोचिए कि जो चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती कराई थी, उस पूरी दोस्ती में चाइना फिर आया, चाइना ने बात की सऊदी अरेबिया से और फिर ये कंफर्म किया कि सऊदी अरेबिया पूरी तरह से ईरान के साथ है। तो मिडिल ईस्ट में और ईरान में और दोस्ती बढ़ी है। और उसके साथ ट्रंप इस चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है, वो बौखलाया हुआ है। उसको लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, ये हमारे रहते कैसे हो गया। ये तो हम उल्टा सोच रहे थे। नेतन्याहू ने हमको उल्टी कहानी बताई थी कि शिया सुन्नी डिवाइड हो जाएगा, ईरान कभी हिम्मत नहीं करेगा कि कतार में अमेरिकन बेसिस पे स्ट्राइक करे। और वाकई जो थोड़ा उदार जो पुराना एक ये था, हिस्सा था जो शहीद हो गया, उसके अंदर ये सोच आ सकती थी। लेकिन जो नया क्रांतिकारी हिस्सा, यंगर हिस्सा आया, जिसमें महमूद पेपकोर हैं, मूसवी साहब के हैं, मूसवी हैं जो ईरान की आर्मी के चीफ हैं, फिर IRGC के जो कमांडर चीफ पॉपकोर बनाए गए, मोहम्मद पॉपकोर, ये लोग जो हैं, ये लोग और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ रखते हैं। और इनका ये मानना है कि जल्दी से जल्दी गाज़ा का लिबरेशन होना चाहिए। इजराइल को गाज़ा से हटाने में अब वक्त नहीं लगाना चाहिए और ईरान की पूरी ताकत इसमें लगनी चाहिए कि गाज़ा से ईरान को हटाएं। क्योंकि देखिए, ये गाज़ा से इजराइल को हटाएं। ईरान ने तो भाई, ईरान तो मदद कर ही रहा था ना, इसीलिए तो इजराइल ने ईरान पे हमला किया कि ईरान को अगर ख़त्म कर दोगे तो इधर हमास को मदद कौन देगा। और उसीलिए अच्छा, लेकिन अब जब ईरान में कुछ ये लोग कर नहीं पाए, तो उसके बाद अब जो ईरान की नई क्रांतिकारी लीडरशिप आ गई है हिंदुस्तान में, ये जो बेवकूफ़ दो कौड़ी के जो इंडिया टुडे बुलाता है, ये जो पता नहीं कौन कौन से ये टीवी, ये आज तक, ये न्यूज़ 24, ये आपके ABP न्यूज़, थर्ड ग्रेड, ये सब जिन लोगों को बुलाते हैं झूठ बोलते हैं। उसमें आधे से ज़्यादा मोसाद एजेंट्स हैं और बड़े से बड़े नाम जो आशुतोष वगैरह, इनके सामने जबान नहीं खोलते हैं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी इंडिया की है और इसके लिए मुझे एक एग्रेसिव होकर बात करनी पड़ती है, क्योंकि
बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। ये आप जानते हैं, ये भगत सिंह की फिलॉसफी, और इस समय सब के सब बहरे हुए हैं क्योंकि इतनी बड़ी वॉर हो गई, ईरान की इतनी बड़ी जीत हो गई, लेकिन इंडियन टीवी चैनल्स में भारत विरोधी लोग भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। इस समय आप ईरान विरोधी हैं तो मतलब भारत विरोधी है। ये पूरा मैं डिक्लेयर करता हूं, मंगल पांडे सेना का ये डिक्लेरेशन है। और यही जो बात है, ईरान का विरोध, इस क्योंकि बात वही आ जाती है, अगर तेहरान गिरा तो इस्तांबुल गिरेगा, अगर इस्तांबुल गिरा तो दिल्ली गिरेगा। इस सीधी बात मान लो। अगर इसको नहीं तुमने समझा तो ये समझ लो कि तुम देशद्रोही हो। तुम देशद्रोही हो, तुम्हें देश की मिट्टी से कोई प्यार नहीं है। ये देखिए, ये बात यहां जाके फंस रही है। और यहां, और उसके बाद रशिया ने देखिए यूक्रेन के साथ जो उसका युद्ध, इधर कई दिनों से उस पर भी फोकस नहीं था, वो पूरा फोकस लौटा है। और पता चला है कि पिछले 12 दिनों में कम से कम 17,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स को रशिया ने मार दिया, पूरा गोली चला के। और जो यूक्रेन अपना बड़ा वो कर रहा था कि हमने ड्रोन स्ट्राइक रशिया पे की और सस्ते ड्रोन से हमने रशिया के महंगे प्लेन्स उड़ा दिए, एक बार तुमने कर दिया। और वही चीज़ तो इजराइल ने ईरान में की, वही एग्जैक्टली सेम टैक्टिक्स। और रशिया ने, लेकिन जो, और रशिया अमेरिका नहीं है, रशिया एक सही देश है, तो इसलिए उसने पूरा ईमानदारी से अपनी बातें बताई दुनिया को और उसके बाद काउंटर अटैक कर दिया। और इस ऐसा काउंटर अटैक किया है कि यूक्रेन के जितने भी वो ट्रक्स वगैरह थे जहां से उन लोगों ने रशियन टेरिटरी के अंदर से फायर किया था, वो सब जला के राख कर दिए गए हैं। उसके अंदर जो गद्दार थे उनको भी जला के राख कर दिया गया है। पूरी तरीके से बहुत बड़े लेवल पे तबाही यूक्रेन की होगी, आज हुई है और आगे भी होगी। ये पूरी एक संभावना इस तरह की बन गई। और इसे मैं आपको बताता हूं, रोमेनिया, बल्गेरिया, पोलैंड, तमाम ईस्टर्न यूरोपियन ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से रशिया के साथ आने को तैयार हैं इस पूरी मुहिम में। क्योंकि ईरान से जो मैसेज गया है वो यही गया है कि अब ग्लोबल साउथ का जमाना है। अब ग्लोबल नॉर्थ यानी इजराइल, अमेरिका और यूरोप, जो नेटो के अमीर देश हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इनका ज़माना ख़त्म है। अब ज़माना रशिया, चाइना, ईरान का। और ईरान उस पूरे एक्सिस में ज़बरदस्त तरीके से जुड़ गया है। पहले तो अमरीश मिश्रा स्पीक्स अकेला था जो ईरान, चाइना, रशिया को एक एक्सेस बताता था, अब तो दुनिया बताने लगी है। और उस एक्सेस में का जो सबसे बड़ा सिपाही है वो हमास है, वो फ़िलिस्तीन है, और फ़िलिस्तीन की आज़ादी है। और ये देखिए आज के जो समाचार हैं ये आपके बीच में लाया ज़बरदस्त तरीके से। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।